Welcome to all the viewers. In the previous video, we have studied about the fixed exchange rate, its merits, demerits, and the various standard systems to fix that rate. In today's video, we will see about the flexible exchange rate. तो फ्लेक्सिबल एक्सचेंज रेट का जो था थोड़ा सा इंट्रोडक्शन पार्ट वो मैंने पिछले वीडियो में कवर किया था। ये था फ्लेक्सिबल एक्सचेंज रेट क्या होता है, जो बेस्ड होता है डिमांड और सप्लाई पे। तो डिमांड और सप्लाई पे जो बेस्ड होगा तो जाहिर सी बात है क्या होगा, डिमांड सप्लाई हमेशा कांस्टेंट तो रहती नहीं, तो उसके बेसिस पे रेट ऑफ एक्सचेंज भी हमेशा बढ़ता और घटता रहता है। तो फ्लेक्सिबल के कुछ जैसे कि फिक्स के अपने कुछ मेरिट डिमेरिट्स है, उसी तरीके से फ्लेक्सिबल रेट के भी कुछ अपने मेरिट्स डिमेरिट्स हैं। तो हम उनको पहले एक एक करके देख लेते हैं। सबसे पहले वी आर चेकिंग द मेरिट्स ऑफ फ्लेक्सिबल एक्सचेंज रेट। तो हम मेरिट्स की बात जब करते हैं तो मेरिट्स में इसके क्या क्या आ जाते हैं। अब जब फ्लेक्सिबल रहेगा तो यहाँ पे हमको मेंटेनेंस, हमारा इक्विलिब्रियम लेवल जो होगा, मेंटेन इक्विलिब्रियम लेवल, यानी हमारा जो इक्विलिब्रियम लेवल होगा वो हमारा मेंटेन हो जाएगा। यहाँ हम डीमेरिट्स देख लेंगे बाद में, पहले हम मेरिट्स देख लेते हैं। तो पहला बात हो गया कि हमारा इक्विलिब्रियम लेवल जो होगा इससे पूरी तरीके से हमारा मेंटेन्ड होगा। नेक्स्ट क्या होगा, क्योंकि इक्विलिब्रियम लेवल डिटरमाइन होता है डिमांड एंड सप्लाई की बेसिस पे, और यहाँ पे फ्लेक्सिबल उसी बेसिस पे काम करता है, तो इक्विलिब्रियम लेवल आपका बिल्कुल मेंटेन होगा। नेक्स्ट हम देखेंगे कि हमारा यहाँ पे नो नीड ऑफ फॉरेक्स रिजर्व। फॉरेक्स मतलब होता है फॉरेन एक्सचेंज रिजर्व, यानी फॉरेन एक्सचेंज रिजर्व की भी कोई ज़रूरत हमको नहीं पड़ने वाली है। जैसा कि फिक्स में पड़ता था, अगर आप गोल्ड स्टैंडर्ड को मेंटेन करते थे तो वहाँ पे हमको ह्यूज रिजर्व ऑफ गोल्ड रखना पड़ता था, काफ़ी सारा अमाउंट में गोल्ड रखना पड़ता था। लेकिन यहाँ पे क्योंकि डिमांड और सप्लाई पे बेस्ड है तो ऐसा कोई रिजर्व आपको रखने और मेंटेन करने की ज़रूरत नहीं है। नेक्स्ट जो है हमारा, इससे क्या होगा, तो इससे हमारा ऑप्टिमम यूटिलाइजेशन ऑफ रिसोर्सेस होता है, क्योंकि रिसोर्सेस हमारे पास लिमिटेड है ना। जो गोल्ड को हम यहाँ पे यूज़ करेंगे एज ए रिजर्व बनाने के लिए हम यूज़ करते थे हमारे फिक्स वाले में, वो गोल्ड हमारा फ्री पड़ जाएगा, फिर दैट कैन बी यूज इन सम अदर पर्पज़ ऑल्सो ना। सो ये तो कुछ मेरिट्स की बात हो गया। कुछ डिमेरिट्स हम देख लेते हैं इसके, कि हमारे इसके क्या डिमेरिट्स हैं। तो जैसे पहला डिमेरिट हम देख लेते हैं, सबसे ज़्यादा है कि ये इनस्टेबल होता है, यानी यहाँ पे इनस्टेबिलिटी का जो है थोड़ा सा इशू होता है, क्योंकि बेस्ड होता है ये डिमांड और सप्लाई पे, जो कि कभी कांस्टेंट नहीं रहती, हमेशा यहाँ तक कि मिनट और सेकंड में भी बढ़ती घटती रहती है। तो उसकी वजह से हमारा रेट भी क्या होगा, ऊपर नीचे बढ़ता घटता रहेगा। तो पहला तो ये हो गया हमारा। दूसरा है कि इनकरेजेस मतलब हो गया बढ़ावा देना, इनकरेजेस स्पेकुलेशन। स्पेकुलेशन जो होता है, कुछ शॉर्ट टर्म गेंस होते हैं जो प्राइस के फ्लक्चुएशंस पे लोग लगाते हैं और उसके बेसिस पे कमाते हैं। तो ये फ्लक्चुएशंस यहाँ बढ़ जाते हैं, क्योंकि भाई डिमांड और सप्लाई कांस्टेंट नहीं रहने वाली, तो इसके बेसिस पे जो लोग कमाने वाले हैं, जो शॉर्ट टर्म गेंस पे इन्वेस्ट करते हैं, वो यहाँ पे फ़ायदा ले सकते हैं। उसके बाद फिर यहाँ पे कुछ एक आक और हम देख सकते हैं कि इससे क्या होता है, क्रिएट्स इन्फ्लेशनरी सिचुएशन। इन्फ्लेशनरी सिचुएशन का मतलब होता है जहाँ पे इन्फ्लेशन आने की संभावनाएं बढ़ जाती हैं या इन्फ्लेशन आ जाता है, क्योंकि बाहर से जब सामान मंगाते हैं तो अगर रेट ऑफ एक्सचेंज हमारा वेरी कर रहा है तो दैट मीन्स कि बाहर का सामान हमको कॉस्टली पड़ेगा इंडिया में, और जब सामान हमको कॉस्टली पड़ेगा तो हम बेचेंगे भी कॉस्टली। जब कॉस्टली सामान बेचेंगे तो दैट मीन्स कि कहीं ना कहीं हमारी इकोनॉमी का जो होगा, जो प्राइस लेवल एक था वो प्राइस लेवल बढ़ने लगेगा, और जब प्राइस लेवल बढ़ने लगेगा तो अल्टीमेट उसी को इन्फ्लेशन इनडायरेक्टली कहा जा सकता है कि इन्फ्लेशन आ रहा है। सो ये तो हो गया गाइज हमारा मेरिट्स एंड डीमेरिट्स, कि मेरिट्स हमारा मेंटेन इक्विलिब्रियम लेवल, नो नीड ऑफ फॉरेन एक्सचेंज और ऑप्टिमम यूटिलाइजेशन ऑफ रिसोर्सेज। और डीमेरिट्स में हमारे पास हैं कि ये इनस्टेबिलिटी है, फिर इनकरेजेस स्पेकुलेशन है, फिर क्रिएट्स इन्फ्लेशनरी सिचुएशंस हैं। नाउ हेडिंग टूवर्ड्स द डिमांड एंड सप्लाई, वाई व्हाट आर द नीड्स ऑफ फॉरेन एक्सचेंज, दैट इज़ वाई फॉरेन एक्सचेंज रेट इज़ डिमांडेड एंड वेयर इट कम्स फ्रॉम, यानी कि सप्लाई उसकी कहाँ से हो रही है। तो हम लोग उस पर अब देखते हैं थोड़ा। तो फर्स्ट एंड फॉरमोस्ट वी विल सी कि डिमांड ऑफ फॉरेन एक्सचेंज क्यों करते हैं हम, यानी हमको डिमांड क्यों होती है कि हमको फॉरेन एक्सचेंज, हम यहाँ फॉरेक्स हर जगह यूज़ कर रहे हैं शॉर्ट फॉर्म में। तो डिमांड क्यों की जाती है, जैसे कि मान लीजिए कि हम अगर किसी चीज़ की डिमांड करेंगे तो जाहिर सी बात है उसकी हमको ज़रूरत होगी तभी तो करेंगे। तो क्या ज़रूरत है हमको फॉरेन एक्सचेंज की हमारे इकोनॉमी में, हमारे कंट्री में, तो उसको हम एक एक करके देख लेते हैं। सबसे पहला तो हमारा ज़रूरत होता है कि हम क्या करते हैं, इंपोर्ट करना होता है हमको सामान को, इंपोर्ट ऑफ गुड्स एंड सर्विसेज।
सबसे पहला फर्स्ट एंड फॉरमोस्ट थिंग इज़ दैट कि जैसे कि हम सामान इंपोर्ट भी करते हैं, सारा सामान तो हमारे यहाँ प्रोड्यूस हो नहीं सकता, तो हम कुछ सामान को इंपोर्ट भी कर सकते हैं। जब इंपोर्ट करेंगे हम सामान, तो वी नीड व्हाट, वी नीड फॉरेन करेंसीज ऑफ दैट कंट्री फ्रॉम वेयर वी आर इंपोर्टिंग दैट पर्टिकुलर गुड्स और सर्विस। जब इंपोर्ट कर रहे हैं हम अमेरिका से, तो हमको अमेरिकन डॉलर भी तो चाहिए ना उसको पेमेंट करने के लिए। यही तो नियम है कि जिस जिस कंट्री से हम लेंगे, वी हैव टू पे इन दैट, वी हैव टू पे इन द सिमिलर करेंसी ऑफ दैट कंट्री। यही नियम है, तो ये इसको फॉलो करना पड़ेगा हमको। तो हमको चाहिए क्या, अभी हम डिमांड करेंगे फॉरेन एक्सचेंज, यानी डॉलर की डिमांड करें, क्योंकि हमने अमेरिका से सामान खरीदा, इंपोर्ट किया है, तो उसको पे करने के लिए। नेक्स्ट हमारे पास क्या हो जाएगा, टूरिज़्म पर्पस। टूरिज़्म पर्पस का मतलब होता है कि अगर मान लीजिए आपको कहीं जाना है, लोग फॉरेन टूर के लिए भी जाते हैं, तो जब फॉरेन टूर के लिए आप प्लान कर रहे हो, तो डैट मीन्स कि आप जिस भी देश में जाओगे, आप बगल में नेपाल ही क्यों ना चले जाओ, तो वहाँ की भी करेंसी आपको चाहिए रहेगी वहाँ परचेज एंड सेल करने के लिए। कुछ भी अगर आपको कुछ खरीदना है या घूमना ही है, तो वहाँ आपका रुपया वो नहीं लेंगे, वहाँ उनका जो करेंसी चलता है वो डिमांड करेंगे आपसे उसका, तो वो करेंसी आपको ले जानी पड़ेगी। अब ले कैसे जाएंगे आप, तो आप अपना आप करेंसी ले जाएंगे, रुपीज़ को आप वहाँ डिपॉजिट करके उनकी करेंसी वहाँ से उठा लेंगे और उसको फिर खर्च करेंगे उसके बेसिस पे। तो ये टूरिज़्म पर्पस के लिए भी हम क्या किए, हम डिमांड किए किसकी, तो फॉरेन एक्सचेंज हमको चाहिए। तीसरा हमारा पर्पस हो सकता है यूनिलेटरल ट्रांसफ़र सेंट टू अब्रॉड। मान लीजिए बहुत सारे हमारे यहाँ के लोग हैं जो कि फ़ॉरेन में पढ़ते हैं, तो उनको भी पैसे भेजे जाते हैं। जैसे कि हम लोग अगर कहीं पे पढ़ते हैं दूर में, अपने घर से दूर, तो हमारे पेरेंट्स हमको पैसे भेजते हैं। उसी तरीके से अगर कोई बच्चा आउट ऑफ कंट्री पढ़ रहा हो, तो उसके भी पेरेंट्स उसको पैसा भेजेंगे, तो उस समय दे नीड द फॉरेन एक्सचेंज। उनको चाहिए कि भाई हम रुपया तो यहाँ से भेजने से कोई मतलब है नहीं, वहाँ बच्चे को किसी काम में आने नहीं है। अब बच्चा आपको ऑस्ट्रेलिया में पढ़ रहा है, तो रुपया लेके कुछ कर नहीं सकता, तो इस वजह से क्या करना होगा, हमको उसको चेंज करना होगा। हम यहाँ से उसको फॉरेन एक्सचेंज का डिमांड करेंगे, यानी ऑस्ट्रेलिया में जो भी करेंसी चल रही है उसकी डिमांड करेंगे और उसको ऑस्ट्रेलियन करेंसी वापस से हम भेजेंगे, तभी उसके किसी काम में पैसा आएगा। तो उसके लिए हम डिमांड करेंगे इसकी, फॉरेन एक्सचेंज की। नेक्स्ट हम देख लेते हैं परचेज ऑफ एसेट्स इन फॉरेन कंट्री। अगर आप फॉरेन कंट्री में रह रहे हो या फिर फॉरेन कंट्री में गए हो किसी पर्पस के लिए, और आप वहाँ पे एसेट्स खरीदने की बात करते हो। एसेट्स खरीदने का मतलब वहाँ पे कोई सामान आप खरीद रहे हो। एसेट्स कैन बी इन द फॉर्म ऑफ, आप वहाँ पे घर ज़मीन जायदाद लेते हो, जो अगर परमिटेड है तो, और अदरवाइज़ अगर आप कोई भी मशीन में कुछ भी ख़रीद रहे हो आप, तो वहाँ पे ख़रीदने के लिए आपको वहाँ की करेंसी की ज़रूरत पड़ने वाली है। तो ये हो गया एक परचेज़ वगैरह करने के लिए। नेक्स्ट आपका है स्पेकुलेशन। ये स्पेकुलेशन का नाम हर जगह ही आ जाता है। स्पेकुलेशन में क्या है कि हम अपना देखते हैं कि भाई क्या हमको शॉर्ट टर्म गेन्स अगर आपको कमाने हैं, तो वहाँ भी कुछ लोग एग्जांपल्स में बताते हैं कि भाई बाहर जाते हैं आदमी तो थोड़ा सा शौक में आके इधर उधर वो यूज़ करते हैं पैसे को, बैटिंग वगैरह और तमाम चीज़ें करते हैं, तो उसके लिए भी आपको फॉरेन एक्सचेंज की डिमांड करेंगे आप। ये तो हो गए कुछ डिमांड के पॉइंट्स। अब हम देखते हैं कि सप्लाई कहाँ से होगा, मतलब ये इतना तो हमने पैसा मांगा ना इन चीज़ों के लिए, अब ये फॉरेन एक्सचेंज हमारे पास आता कहाँ से है वो हम देखते हैं। तो नेक्स्ट हम देखेंगे डिमांड के बाद सप्लाई वाला पार्ट। तो सप्लाई हम देख लेते हैं, यहाँ लिख लेते हैं, सप्लाई ऑफ फॉरेक्स। फॉरेक्स तो अब तो क्लियर ही हो गया होगा, फॉरेन एक्सचेंज इतने बार लिख दिया। अब सप्लाई कहाँ कहाँ से होगा, तो फॉरेन एक्सचेंज की सप्लाई कहाँ कहाँ से होती है। तो फर्स्ट एंड फॉरमोस्ट हम देखेंगे कि हमारा एक्सपोर्ट करने से, जैसे ऊपर इंपोर्ट करने के लिए हमको पैसा चाहिए था, तो एक्सपोर्ट ऑफ गुड्स एंड सर्विसेज करेंगे तो पैसा हमको क्या होगा, मिलेगा। एक्सपोर्ट ऑफ गुड्स एंड सर्विसेज करेंगे तो पैसा हमको मिलेगा, ठीक, पहली बात। दूसरी बात है फॉरेन इन्वेस्टमेंट। फॉरेन इन्वेस्टमेंट, अगर फॉरेनर्स हमारे कंट्री में डायरेक्ट इन्वेस्टमेंट कर रहे हैं, जिसको हम लोग बोलते हैं एफडीआई भी कह सकते हैं, तो एफडीआई से क्या होगा, पैसे का फ्लो हमारे देश की तरफ मुड़ जाएगा। यानी कि जो फॉरेन एक्सचेंज की हमको नीड हो रही थी वो खुद ही ला के हमारे यहाँ डिपॉजिट करते चले जाएंगे, क्योंकि भाई उनको अगर हमारे देश में इन्वेस्ट करना है, दैट मीन्स कि दे नीड इंडियन करेंसी। अब इंडियन करेंसी कहाँ से मिलेगी, तो लाएंगे वहाँ पे जमा करेंगे अपना डॉलर या जो भी लेके वो आए। और ये तो हो गया हमारे पास दो कि फॉरेन इन्वेस्टमेंट के लिए हो गया एफडीआई वगैरह जो आता है। उसके बाद तीसरा हम देखेंगे कि हमारे पास जो यूनिलेटरल ट्रांसफ़र होता है,
यूनिलेटरल ट्रांसफ़र का मतलब होता है वन साइडेड, जैसे ऊपर भी हमने देखा था यूनिलेटरल ट्रांसफ़र, तो वन साइडेड ट्रांसफ़र होता है जिसका कोई रिटर्न नहीं आता। तो यूनिलेटरल ट्रांसफ़र फ्रॉम अब्रॉड, जैसे ये कब होता है, ये इन टर्म्स ऑफ गिफ्ट एंड ग्रांट्स और इसी केसेस में होता है कि बाहर से हमको पैसे जो है लोग ट्रांसफ़र करते हैं एज अ हेल्प और एज अ सपोर्ट के लिए ये ट्रांसफ़र किया जाता है। उसके बाद हमारा हो सकता है फिर यहाँ भी स्पेकुलेशंस हो सकता है कि अगर भाई फॉरेनर्स आके इंडिया में स्पेकुलेशंस की एक्टिविटीज़ परफॉर्म करते हैं तो वो भी यहाँ पे हो सकता है। तो ये कुछ हमारे हो गए कि हम सप्लाई कहाँ से होगा हमारा फॉरेन एक्सचेंज का। अब बात आती है कि डिटर्मिनेशन कैसे होगा, कैसे पता लगाएंगे कि हमारा एक्सचेंज रेट क्या होगा। तो डिटर्मिनेशन का जो पार्ट है वो बड़ा ही इजी है। डिटर्मिनेशन का मतलब क्या होता है कि हम कैसे पता लगाएंगे कि हमारा रेट क्या फिक्स होना चाहिए। तो ये हमारा मार्किंग हो जाएगा, यहाँ नीचे हम डिमांड एंड सप्लाई ऑफ फॉरेक्स लिख सकते हैं और यहाँ पे हम रेट ऑफ एक्सचेंज का पता लगाएंगे। ठीक, अभी क्या इधर हम देखेंगे कि हमारा डिमांड कर्व जो है ये हमारा डिमांड कर्व है, जैसे नॉर्मल डिमांड कर्व होता है वैसे इसका भी डिमांड कर्व है। उसके बाद ये हम देखें इधर से, ये हमारा सप्लाई कर्व है। ये दोनों मीट किए एट दिस पॉइंट दैट इज़ ई इक्विलिब्रियम पॉइंट, और यहाँ से हमारा रेट ऑफ एक्सचेंज ये आर डिटरमाइन हो गया। तो ये सिंपल तरीका है रेट ऑफ एक्सचेंज डिटरमाइन। अब होता क्या है कि केसेस होते हैं कि कभी कभार डिमांड हमारा बढ़ जाए, तो डिमांड बढ़ जाएगा अगर यहाँ पे तो क्या होगा, तो भाई डिमांड बढ़ेगा तो यहाँ कट किया तो मतलब रेट ऑफ एक्सचेंज आपका बढ़ जाएगा। तो वैसे वैसे करके क्वेश्चंस पूछे जाते हैं कि डिमांड बढ़ेगा तो क्या होगा, तो रेट ऑफ एक्सचेंज बढ़ेगा। तो सिंपल उसका एक लॉजिक है कि जब डिमांड बढ़ेगा तो रेट जो है हमारा बढ़ने, जब ज़्यादा लोग उसको मांगेंगे तो रेट बढ़ेगा ऑटोमेटिक। डिमांड डिक्रीज़ होगा तो रेट हमारा डिक्रीज़ हो जाएगा। सप्लाई के साथ थोड़ा अलग रिलेशन है, सप्लाई अगर बढ़ रही है तो रेट हमारा कम होता है, क्योंकि भाई ज़्यादा सामान मार्केट में अवेलेबल रहता है तो रेट कम हो जाता है, और सप्लाई अगर कम हो रही है तो रेट हमारा बढ़ जाता है। तो यहाँ पे डायरेक्ट रिलेशनशिप होता है रेट डिमांड ऑफ उसमें फॉरेन करेंसीज में रेट ऑफ एक्सचेंज में, और सप्लाई और रेट ऑफ एक्सचेंज में इन्वर्स रिलेशनशिप होता है। तो इसको आप छोटे में समझ सकते हैं कि ये पूरा डायग्राम आपको समझ में आ जाएगा, बार बार डायग्राम बना के समझने की ज़रूरत नहीं पड़ेगी अगर आप ये समझ लेते हैं। अब हम देखते हैं कि ये तो हो गया हमारा टॉपिक इसके लिए। अब एक छोटा सा टॉपिक इसमें और है वो हम देख लेते हैं। वो छोटा सा टॉपिक है हमारा फॉरेन एक्सचेंज मार्केट के लिए पूछा जाता है कभी कभार कि फॉरेन एक्सचेंज मार्केट क्या होता है। तो देख लेते हैं फॉरेन एक्सचेंज मार्केट। अब फॉरेन एक्सचेंज मार्केट जो है कि ये होता क्या है, ये एक ऐसा मार्केट होता है जहाँ पे हम क्या करते हैं, हम जो फॉरेन करेंसीज़ होती हैं, फॉरेन करेंसीज़ को बाई करते हैं और सेल करते हैं। यानी एक ऐसा प्लेटफॉर्म है जहाँ पे हम क्या कर सकते हैं, फॉरेन करेंसीज़ को ख़रीद और बेच सकते हैं। ये ऐसा प्लेटफॉर्म अवेलेबल है। ठीक, अब इस प्लेटफॉर्म का जब अवेलेबल है तो इसके कुछ काम भी होते हैं। तो इसको कुछ अपने काम हैं, वो क्या क्या हैं, मतलब इसके हम कह दें कि इसके कुछ फंक्शंस हैं। अब ये फंक्शंस क्या क्या हैं, तो 3 फंक्शंस मेनली परफॉर्म करता है। पहला तो होता है ट्रांसफ़र, दूसरा होता है क्रेडिट, और तीसरा होता है हेजिंग। ये 3 इसके फंक्शंस हैं। अब तीनों फंक्शंस के बारे में हम थोड़ा थोड़ा देख लेते हैं तो हमारा टॉपिक क्लियर हो जाएगा। अब है क्या कि ट्रांसफ़र फंक्शन का मतलब क्या होता है कि ये हमारा परचेजिंग पावर जो होता है, परचेजिंग पावर को हिंदी में बोलते हैं खरीदने की क्षमता, उसको बढ़ावा देता है। कैसे, भाई हमारे पास पैसा नहीं है तो ये क्या करेगा, हमको बिल्स ऑफ एक्सचेंज के थ्रू या क्रेडिट हमको अवेलेबल करा देगा ताकि कि हम पैसा यूटिलाइज़ करके और अपने ट्रांजेक्शन्स को पूरा कर पाएँ। क्रेडिट फंक्शन क्या होता है, क्रेडिट फंक्शन में भी सेम है। यहाँ क्या करता है, यहाँ वो क्रेडिट अवेलेबल कराता है, क्रेडिट फॉर ट्रेडिंग। यानी अगर आप एक एक्सपोर्ट इंपोर्ट कर रहे हैं, अगर आपको क्रेडिट की नीड है तो ऐसे केस में फॉरेन एक्सचेंज मार्केट प्ले एन इम्पॉर्टेंट रोल इन प्रोवाइडिंग क्रेडिट। ठीक है, अब ये भी जो क्रेडिट भी होगा तो बिल्स ऑफ एक्सचेंज के थ्रू और तमाम ऑप्शंस और अवेलेबल हैं मार्केट में, उसके थ्रू आपको ये देगा। हेजिंग वाला थोड़ा सा इंटरेस्टिंग है। हेजिंग फंक्शन में क्या होता है कि ये एक ऐसा एग्रीमेंट होता है, एग्रीमेंट होगा, एग्रीमेंट टू सेल और बाई। अब जो भी होगा सेल और बाई गुड्स एंड सर्विसेज जो भी करेंगे फ्यूचर में करेंगे, सेल और बाई फ्यूचर एट करेंट प्राइस, यानी प्राइस जो होगी वो आज ही हम फिक्स कर लेंगे। यानी जो भी प्राइस हमारी होगी, प्राइस विल बी फिक्स टुडे बट द ट्रांजेक्शन टेक्स प्लेस इन सम टाइम इन फ्यूचर। अब इससे फ़ायदा क्या होगा, इससे हमारा लॉसेस जो होंगे, टू अवॉइड लॉसेस। अब ये लॉसेस होते क्यों हैं,
तो करेंसी क्या है कि हमेशा करेंसी कभी बढ़ती है, यानी रेट हमारा रेट कभी बढ़ता है तो कभी घटता है, तो इसकी वजह से हमको नुकसान हो सकता है। तो अपने उस नुकसान को सेव करने के लिए हम क्या करेंगे कि एग्रीमेंट कर लेंगे अपने इंपोर्टर या एक्सपोर्टर से कि यार ऐसा है कि भाई अपने को जो है सामान हम लोग आज ही रेट अपना फिक्स कर लेते हैं, सामान हम फ्यूचर में कभी भी एक्सचेंज कर लेंगे। तो उसी को हम लोग बोलते हैं हेज करना, यानी हेज मतलब सिक्योर करना अपना फ्यूचर, ताकि फ्यूचर में अगर प्राइजेस बढ़े या घटे तो हमको कोई फ़र्क ही नहीं पड़े, क्योंकि रेट तो हमने आज ही तय कर लिया कि इस रेट पे हमको एक्सचेंज ट्रांजेक्शन करना है या नहीं करना है। ठीक है, तो ये हमारा आज का टॉपिक है। ये यहाँ पे हमारा ये टॉपिक भी कंप्लीट हो जाता है फॉरेन एक्सचेंज मार्केट का। नेक्स्ट फिर हम लोग देखेंगे अपना नेक्स्ट टॉपिक से। तो थैंक यू फॉर वॉचिंग दिस। और इसको अगर और किसी को कुछ डाउट्स वगैरह हो तो यू आर फ्री टू आस्क। थैंक यू फॉर वॉचिंग।